वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है करेंट का और इसमें हम चर्चा करेंगे माधो नेशनल पार्क की, क्योंकि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में स्थित माधो नेशनल पार्क को भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य और मध्य प्रदेश का 9वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। ठीक है। और यहाँ पर यानी माधव नेशनल पार्क में अभी वर्तमान में 5 बाघ हैं। हुआ क्लियर? अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ जाइए कि माधव नेशनल पार्क की अवस्थिति क्या है, इसकी स्थापना कब हुई है, ये कहाँ अवस्थित है, इसमें कौन सी झील है। ठीक है। तो माधव नेशनल पार्क जो है शिवपुरी जिले में स्थित है। हुआ क्लियर? और जो माधव नेशनल पार्क है ये विंध्य पहाड़ी का हिस्सा है। जैसे ये एमपी है और यहाँ से पहाड़ी गई है विंध्य पहाड़ी, और विंध्य पहाड़ी की जो ऊपरी हिस्सा है यहाँ पर है माधव नेशनल पार्क। हुआ क्लियर? ऐतिहासिक रूप से ये मुगलों और ग्वालियर के महाराजाओं का शिकार का क्षेत्र था। और ये माधव नेशनल पार्क जो है भारत में 32 प्रमुख बाघ कॉरिडोर में शामिल है। ये ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि माधव नेशनल पार्क शामिल है अथवा नहीं है। तो जो 32 प्रमुख बाघ कॉरिडोर है उसमें माधव नेशनल पार्क शामिल है। ये करंट से क्वेश्चन उठ सकता है क्योंकि इसे वर्तमान में 58वां और एमपी का 9वां बाघ रिजर्व घोषित किया गया है, इसलिए। हुआ क्लियर? माधव नेशनल पार्क में दो प्रमुख झीलें हैं, एक है सांक सागर झील और एक है माधव सागर झील। ठीक है। आप कमेंट करना कि जो सांग सागर झील है इसे वर्तमान में रामसर साइड में कब या किस साल शामिल किया गया। हुआ क्लियर? माधव नेशनल पार्क जो है वर्तमान में इसे मध्य प्रदेश का 9वां बाघ अभ्यारण्य बनाया गया और भारत का ये 58वां बाघ अभ्यारण्य है, ध्यान रखना। ठीक है। तो आपको 9वां एमपी का और भारत का 58वां दोनों फैक्ट याद होना चाहिए। आपसे पूछ लिया है कि एमपी का कौन सा है, 9वां है, भारत का कौन सा है, तो ये 58वां 58वां है। हुआ क्लियर? अब हम ये भी जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व हैं ये कौन कौन से हैं। ठीक है। तो ध्यान रखना, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना और सतपुड़ा, ये 5 जो टाइगर रिजर्व हैं ये 2007 में बनाए गए थे। हुआ क्लियर? जो संजय ढुबरी है ये 2011 में से शामिल किया गया है टाइगर रिजर्व में। और जो वीरांगना दुर्गावती है ये 2023 में से बनाया गया है। और जो रातापानी है इसे बनाया गया है 2024 में। ठीक है। और जो माधव नेशनल पार्क है इसे बनाया गया है 2025 में। ठीक है। तो आपको ये भी याद होना चाहिए। ठीक है। और ये पांचों जो है 2007 के हैं, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि ये टाइगर रिजर्व कब कब बने हैं। तो ध्यान रखना, कान्हा, किसली, पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा ये 2007 के हैं। संजय डोगरी 2011 का है। ठीक है। वीरांगना रंगकावती 2023 का है। रातापानी 24 का है। 25 का कौन सा है, तो वो है माधव नेशनल पार्क। और माधव नेशनल पार्क जो है ये 9वां टाइगर रिजर्व है एमपी का, और भारत का पूछेगा तो ये 58वां टाइगर रिजर्व है भारत का। हुआ क्लियर? ठीक है। इसकी औषधि क्या है, ये शिवपुर जिले में स्थित है, विंध्य पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में है। ठीक है। इसके अंतर्गत दो झील है, एक है माधव सागर झील और एक है सांग सागर झील। सांग सागर झील जो है रामसर साइड में कब शामिल हुई है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। हुआ क्लियर? अब जान लेते हैं कि जो टाइगर रिजर्व है इसकी कहानी शुरू कहाँ से हुई है। तो ध्यान रखना, जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है ये है 1972 के तहत गठित हुआ था। हुआ क्लियर? और टाइगर प्रोजेक्ट जो है ये 1973 1973 में लॉन्च किया गया था। तो ध्यान रखना, बाघ संरक्षण प्राधिकरण पूछेगा तो 1972 का है, लेकिन जो टाइगर प्रोजेक्ट है ये 1973 का है। दोनों में थोड़ा सा अंतर रखना, जो बाघ संरक्षण प्राधिकरण है ये 72 का है और जो टाइगर प्रोजेक्ट है ये 1973 का है, ये ध्यान रखना। ठीक है। और ध्यान रखना, जो बाघ जनगणना है या बाघ गणना है ये प्रत्येक 5 वर्ष में होती है। ठीक है। और वर्तमान में भारत में 58 टाइगर रिजर्व है, जिसमें वर्तमान में जो माधोगढ़ नेशनल पार्क है इसे बनाया गया है। ये एमपी का 9वां है और भारत का 58वां है। ठीक है। सबसे नवीनतम पूछेगा आपसे तो माधव नेशनल पार्क है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पूछेगा आपसे तो वो है नागार्जुन। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व पूछेगा आपसे तो वो है ओरांग, असम में। हुआ क्लियर? अब सवाल ये उठता है कि टाइगर रिजर्व हो गया या फिर बायो रिजर्व हो गया या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें।
ठीक है? तो इसका आंसर आपको जानना है तो 5 मिनट का लेक्चर और सुन लीजिए आप, ठीक है? ये ध्यान रखना कि इसका आंसर छुपा है फूड चेन में, जिसे आप खाद्य श्रृंखला कहते हैं। कैसे? देखना, दुनिया में जो भी चीज़ आपको दिख रही है उसका एक कारण है एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आती है? तो वो है सूरज से। अगर पृथ्वी घूम भी रही है तो उसमें एक एनर्जी काम कर रही है, उसके पीछे भी क्या है? सूर्य है। हुआ क्लियर? तो सूर्य से हमको एनर्जी आई कहाँ पर? पौधों में आई। पौधों ने क्या बनाया? भोजन बनाया। अब ध्यान रखना, जो पौधे होते हैं, पौधे स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इसे स्वपोषी कहते हैं। यानी कि जो अपना भोजन खुद बनाए, किसी पे डिपेंड ना रहे, ओनली सूरज की एनर्जी डिपेंड है, उसे कहते हैं स्वपोषी। हुआ क्लियर? ये क्वेश्चन पूछता है कि स्वपोषी कौन से होते हैं? तो पौधे जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन खुद ही बनाते हैं। हुआ क्लियर? अब जो भोजन खुद बनाते हैं वो खाता है, कीट खाता है। ठीक है? कीट को खाती है चिड़िया, खाती है चिड़िया को खाता है सांप, खाता है सांप को चील खाता है। ठीक है? फिर से ये मरता है, डिकम्पोज होता है, फिर से ये घास बन जाता है। हुआ क्लियर? अब ये साइकिल चली, जहां से हम निकले थे वहीं हम पहुंच जाते हैं। हुआ क्लियर? अब ध्यान रखना, अगर इस फूड चेन में कोई भी एक विलुप्त होता है, अब ध्यान रखना कि जो चिड़िया है या सांप की संख्या कम हो गई। हुआ क्लियर? अब चिड़िया या सांप की संख्या कम हो जाती है तो सिंपल सी बात है, जो कीट है इसकी संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि इनको खाने वाली संख्या क्या हो गई है? कम हो गई है। अगर ये मान लो कि सांप की संख्या विलुप्त हो गई है, तो चिड़िया और जो कीट है इसकी संख्या में वृद्धि हो जाएगी। जब वृद्धि हो जाएगी तो सिंपल सी बात है, ये अपने भोजन के लिए संघर्ष करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इनकी संख्या अधिक हो चुकी है और जो संसाधन है ये कम है। हुआ क्लियर? संसाधन को मेंटेन करने के लिए आपके पास फूड चेन के लिए हर एक रेशो में एक संख्या सीमित होना चाहिए। अगर किसी में भी संख्या बढ़ती है फूड चेन में, तो सिंपल सी बात है, किसी कम होती है, सिंपल सी बात है, संसाधन जो है वो कम है, संसाधन सीमित है। संसाधन सीमित है, उसको मेंटेन करने के लिए आपके पास फूड चेन अच्छी होना चाहिए। हुआ क्लियर? आप देखना कि ये पूरे पौधे हैं, ये फिर कुछ पंछी खाते हैं, कुछ पौधे खाते हैं, अंत में इसे शेर खाता है। ठीक है? तो इनकी संख्या को मेंटेन करने के लिए आपके पास जो है लिमिटेड संसाधन है। संसाधन को ऐसा यूज़ करना है ताकि अगली पीढ़ी भी उसको यूज़ कर सके। ठीक है? इसीलिए नेशनल पार्क और बायो रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जो जीव विलुप्त हो रहे हैं उनको वहाँ बचाया जा सके, एक ऐसा आवास दिया जा सके उन जीव-जंतु को या प्रजातियों को या पौधों को, ताकि वो अपना सर्वाइवल पूरा कर सके और जो फूड चेन है उसको वो मेंटेन कर सके। हुआ क्लियर? एक क्वेश्चन याद रखना, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर एनवायरनमेंट में क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पे डाटा पुट कर सकते हो। ठीक है? कैसे देखना आप, जो गिद्ध है वो 2000 से 2005 के बीच में, जहाँ पर इनकी संख्या 90% से कम हुई है। 2000 से 2005 के बीच में जहाँ पर गिद्धों की जो जनसंख्या है वो 90% से कम हो चुकी है, वहाँ पे जो मनुष्य है उसकी जो मौत है, उसकी मृत्यु है, वो 5 लाख अधिक हुई है। हुआ क्लियर? ये आंकड़ा कह रहा है कि जहाँ पर गिद्धों की संख्या 90% से कम हो चुकी है, वहाँ पर जो मनुष्य है उसकी मृत्यु 5 लाख अधिक हुई है। अब ये कैसे हुई है ये समझ जाइए आप। देखना, अगर मवेशी मरता है, कोई जानवर मरता है तो उसे बहा दिया गया नदी में। क्यों बहा दिया गया? क्यों गिद्ध नहीं है। जब गिद्ध नहीं तो कौन खाया? कोई नहीं खाएगा। वो कहाँ बह गया? वो चला गया नदी में, और नदी का पानी ही संक्रमित हुआ और उसी पानी को मानव ने पिया या मनुष्य ने पिया। और जब मनुष्य पिया तो वो संक्रमित हो गया। जब संक्रमित हो गया तो बीमारी पैदा हो गई। तो उसकी मृत्यु जो है 5 लाख अधिक हो गई। हुआ क्लियर? तो हर एक जीव का एक प्रकृति में एक अपना-अपना महत्व होता है। इसलिए हर एक जीव का प्रकृति में होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर इस जीव की संख्या कम होती है, तो इसे संरक्षण देने के लिए हम टाइगर रिज़र्व, बायो रिज़र्व या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाते हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि हमें नेशनल पार्क, बायो रिज़र्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब सवाल ये उठता है, ये जो डाटा है, ये जो आंकड़े हैं, ये संख्या कम कैसे होती है? कौन विलुप्त है, कौन विलुप्त नहीं, ये बताएगा कौन?
तो ये बताता है हमें IUCN, एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये बताती है कि कौन सी स्पीसीज, कौन सी प्रजाति, कौन से जीव की संख्या कम हो रही है या अधिक हो रही है। अगर कम हो रही है तो उसे हम एक ऐसा प्राकृतिक आवास दिया जाएगा ताकि वो अपना सर्वाइवल कर सके, ताकि जो फूड चेन है वो मेंटेन हो सके। हुआ क्लियर? क्योंकि फूड चेन मेंटेन क्यों होना चाहिए? क्योंकि संसाधन हमारे पास सीमित है। हुआ क्लियर? पूरी बात घूम फिर के जाती है संसाधन पर। हुआ क्लियर? ठीक है। अब ध्यान रखना कि जो IUCN है, इसका इतना सा काम है कि ये आंकड़े जारी करता है। किसके? पौधों के, जानवरों के, प्रजातियों के वैश्विक क्षण की स्थिति को दर्शाता है कि कौन-कौन सी प्रजाति, जानवर, पौधे किस स्थिति में है। अगर स्थिति गिर रही है तो इनको संरक्षण किया जाएगा। हुआ क्लियर? एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि IUCN जो है ये किन-किन का संरक्षण को दर्शाता है। तो पौधे भी दिया था, जानवर दिया था, प्रजाति भी दिया था और वहाँ दिया था इनमें से कोई नहीं है, इनमें से सभी। ठीक है? तो आपको ये वाला भी याद रखना चाहिए कि पौधे भी करता है, जानवर भी करता है और प्रजाति भी करता है। हुआ क्लियर है? इसकी स्थापना जो है, IUCN की स्थापना जो है 1948 1948 को हुई थी। ये क्वेश्चन जो कई वनडे तक पूछ चुका है, ये ध्यान रखना। IUCN का जो हेडक्वार्टर है ये है ग्लॉड स्विट्जरलैंड में है, ये याद रखना। ठीक है? तो यहाँ पे आपका जो नेशनल पार्क का टॉपिक था, जो करंट में चल रहा था, समाप्त होता है। इसकी पीडीएफ आपको मीमांसा एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ प्राप्त हो जाएगी। तो लीजिए। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।